दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई है और इस बार निशाने पर है यूएस कंपनी ब्लॉक इंक। Target is Block Inc., ex-Twitter CEO Jack Dorsey's company of $1 billion fraud. Would be Hindenburg researcher was behind Nikola and Adani's fall. हिंडनबर्ग रिसर्च ने जिस बारीकी से इस कंपनी की रिसर्च की है वो वाकई काबिल तारीफ है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में इस कंपनी पर जितने गंभीर आरोप लगाए हैं, अगर वो सही साबित होते हैं तो इस कंपनी के बंद होने के साथ साथ इसके को फाउंडर्स जैक डॉर्सी के भी जेल जाने की नौबत आ सकती है। हिंडनबर्ग ने पिछली बार जब अपने अडानी वीजा पर रिपोर्ट पब्लिश की थी तो उन्होंने उन पर स्टॉक मैनिपुलेशंस, मिसमैनेजमेंट को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन यहाँ कहानी ज़्यादा खतरनाक है। आइए इस कहानी को जानते हैं कि कैसे एक पेमेंट ट्रांजेक्शन कंपनी इनडायरेक्टली अधिकतर छोटे बड़े अपराधों को फाइनेंस करने का जरिया बन गई। मैं अशोक कुमार, आप देख रहे हैं मनी हाइट्स। तो इस कहानी का पहला कैरेक्टर है हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म और इसके फाउंडर्स हैं नेथन एंडरसन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से ग्रेजुएट है और ये फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में स्पेशलिस्ट हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म की स्थापना साल 2017 में हुई। जैसे कि इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ये एक रिसर्च कंपनी है। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म शेयर मार्केट्स, इक्विटी, क्रेडिट्स और डेरिवेटिव्स पर नज़र रखती है और ये कंपनी में हो रही गड़बड़ियों की रिसर्च करती है, जैसे खातों की गड़बड़ी, गलत तरीके से बिजनेस करना, अपने परिचित लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, मैनेजमेंट सही से ना करना और नियमों की अनदेखी करना। और उसके बाद अगर इनको लगता है कि कंपनी अपने फ़ायदे के लिए अकाउंट्स को मिसमैनेजमेंट कर रही है तो उसके बाद ये गड़बड़ी पर डिटेल रिपोर्ट तैयार करके उसे पब्लिश करते हैं और उसके बाद शुरू होता है शॉर्ट सेलिंग का खेल। भाई कंपनी बन गई, रिसर्च भी हो गई, अब अपने एंडरसन भैया को पैसा भी कमाना है, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा इन्हीं कंपनियों के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करके। तो भैया ये शॉर्ट सेलिंग होती क्या है, क्या बना है ये? शॉर्ट सेलर वो होते हैं जो अपने पास शेयर्स ना होते हुए भी इन्हें बेच देते हैं। वो कंपनी के शेयर्स को खरीद के नहीं बेचते बल्कि एक तरह से उधार लेकर बेचते हैं और शेयर परचेज का ये तरीका पूरी तरह से लीगल है। बस इसमें जोखिम थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर उनकी प्रिडिक्शन सही हैं तो वो काफ़ी मोटा पैसा कमा लेते हैं और इसके उलट अगर इनका अनुमान गलत साबित होता है तो इनको अनलिमिटेड लॉस होने की संभावना भी रहती है। लेकिन ये अपनी रिपोर्ट को लेकर इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये सामने वाली कंपनी को चैलेंज भी करते हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमें गलत साबित करके दिखाओ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हिंडनबर्ग किस तरह सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालती है तो इसके लिए हमने पहले भी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। अभी तक 17 कंपनियों पर अमेरिकन रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग अपने नेगेटिव रिपोर्ट पब्लिश कर चुकी है और सभी की सभी सही साबित हुई हैं। इसका ताज़ा शिकार हमारे अडानी भैया, जो अभी तक इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। और इसका 18वां टारगेट है यूएस की कंपनी ब्लॉक इंक, जिसकी नेगेटिव रिपोर्ट 23 मार्च 2023 को पब्लिश की थी। तो अब आते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर ब्लॉक इंक पर, जो पहले स्क्वायर इंक के नाम से जानी जाती थी। ये $44 बिलियन की मार्केट कैप कंपनी है। इसके को फाउंडर जैक डॉर्सी, जो ट्विटर के भी को फाउंडर थे। ब्लॉक इंक ने 2009 में अपना बिजनेस शुरू किया। ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी कंपनी है जो ये दावा करती है कि उसने अनबैंक्ड और अंडरबैंक्ड लोगों को एम्पावर करने के लिए फ्रिक्शनलेस एंड मैजिकल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी डेवलप की है। मतलब जिन लोगों के पास कोई बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है उन्हें भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पैसे को ट्रांसफर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई। ये कंपनी कस्टमर्स एंड व्यापारियों को पेमेंट और मोबाइल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो ये ऑलमोस्ट अपने भारत के पेटीएम की तरह ही काम करती है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कंपनी की जर्नी पर। कंपनी ने शुरुआत में एक ऐसा छोटा कार्ड रीडर बनाया जो स्मार्टफोन के हेडफोन जैक में प्लग कर सकता है ताकि लोगों को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने में आसानी हो। फिर इसने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम विकसित किए। इसने 2013 में स्क्वायर कैश नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की, जिसका नाम बदलकर बाद में इन्होंने कैश ऐप कर दिया, जो कि यूजर्स को इजी मनी सेंड और रिसीव करने में हेल्प करता है। 2014 में ब्लॉक इंक ने व्यापारियों को शॉर्ट टर्म लोन देने की फैसिलिटी भी शुरू की और 2017 में इसने कैश कार्ड के नाम से डेबिट कार्ड इशू किया, जो अपने यूजर्स को कैश ऐप की वर्चुअल वॉलेट के अलावा आउटसाइड पेमेंट करने की फैसिलिटी भी देता है। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इंडिया में जैसे अगर आपके पास पेटीएम वॉलेट में 1000 रुपये हैं तो उसको आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। लेकिन यूएस में कैसे आपके वॉलेट में पड़े हुए पैसों को भी इस कार्ड की सहायता से इस्तेमाल किया जा सकता है। 2018 में बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद
इसने यूजर्स को अपने कैश ऐप के वॉलेट से बिटकॉइंस में पैसा ट्रांसफर करने की फैसिलिटी भी दे दी। 2019 में इस कंपनी ने अपने यूजर्स को फ्री स्टॉक ट्रेडिंग भी अलाउ कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस कंपनी ने अपने यूजर्स को इतनी सारी फैसिलिटी एक ही जगह पर प्रोवाइड कर दी, तो इसमें गलती क्या है? तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि ये सिक्के का एक पहलू है। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी की अगुवाई वाली ब्लॉक इंक पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। इस रिपोर्ट में ब्लॉक इंक पर सबसे बड़ा आरोप ये लगाया है अपने कैश ऐप का इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटी की ट्रांजेक्शन करने में होने दिया, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी, चाइल्ड अब्यूजिंग, ड्रग्स और इवन मर्डर के पेमेंट लेने देने में भी इसका इस्तेमाल आसानी से होने दिया। और कंपनी की इस एक्टिविटी को अमेरिकी जुडिशरी ने भी नोटिस किया है कि किस तरह कैश ऐप का इस्तेमाल सेक्स ट्रैफिकिंग की पेमेंट करने के लिए किया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि इन सारी चीज़ों को कैश ऐप के जरिए प्रमोट करने के लिए जैक डॉर्सी ने कई वीडियो सॉन्ग्स को भी स्पॉन्सर किया है। That where that stash at. I pay them hitters through cash app. Shooters like Mitchell put holes in the snapback. We stopping bodies and trash back. I bet them hollow tips turn them that hashtag. Phone them hit you 9 times. I send hits through cash app. I'm on the 6 with badass. On that good Bitch, yeah, I had that. Tell my pop if he ain't got the money, he can cash out. I just put some money on his head. अगर आप इन सॉन्ग्स को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक रैपिंग सॉन्ग है, लेकिन ध्यान से सुनने पर आपको पता लगेगा कि किस तरह कैश ऐप का इस्तेमाल इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में किया जा रहा है। इन वीडियो सॉन्ग्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम दूसरे आरोप की तरफ। हुआ यूँ कि 2020 में कोविड पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, तो इंडिविजुअल्स के द्वारा कैश ऐप पर बहुत सारे अकाउंट गवर्नमेंट योजनाओं का फ़ायदा उठाने के लिए खोले गए। जैसे अपने इंडिया में गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, उसी तरह यूएस गवर्नमेंट ने भी लोगों को कई तरह की सब्सिडी दी। कंपनी पर आरोप है कि कंपनी के कैश ऐप ने कई लोगों को एक ही अकाउंट में सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता लेने दी। इसको अगर आसान भाषा में समझें तो जैसे इंडिया में एक व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है उसका एक ही अकाउंट है और वो उसी अकाउंट में सिर्फ नाम बदलकर दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के अलावा यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे कई राज्यों से गवर्नमेंट सब्सिडी ले ले। हालांकि इंडिया में ये संभव नहीं है, लेकिन यूएस में कैश ऐप से ये पॉसिबल हो गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैसाचुसेट्स जो यूएस का एक राज्य है, उसने कैश ऐप से 69,000 से अधिक बेरोजगारी सब्सिडीज को जो कैश ऐप के डुप्लीकेट अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी उनको वापस लेने की मांग की है। और यही नहीं, वाशिंगटन स्टेट ने कैश ऐप से $200 मिलियन से भी अधिक और एरिजोना स्टेट ने भी $500 मिलियन वापस मांगे हैं। और इस तरह से इस पर धोखाधड़ी के कई आरोप लगे। ब्लॉक इंक पर अगला बड़ा आरोप है कि इसने अपने यूजर्स की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताया है और इन्वेस्टर्स को गुमराह किया है। 2019 में कैश ऐप पर मंथली एक्टिव यूजर्स करीब 24 मिलियन थे, जो कि कोविड पैंडेमिक के बाद 2020 के अंत तक 36 मिलियन तक पहुंच गए और उसके बाद से अब तक बढ़कर 51 मिलियन तक इनकी संख्या हो गई है। यूजर्स की इतनी ग्रोथ के बाद 2020 के अंत तक कैश ऐप से कंपनी ने करीब 1.2 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया, जो कि पिछले साल के प्रॉफिट $457 मिलियन से 170% से ज़्यादा है। जबकि मर्चेंट सर्विस से 1.5 बिलियन का रेवेन्यू ही जनरेट कर पाया, जो कि पिछले साल के 1.3 बिलियन के प्रॉफिट से ओनली 8% ज़्यादा था। मोस्टली एनालिस्ट ब्लॉक के कैश ऐप प्लेटफॉर्म पर 51 मिलियन से ज़्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स और लो कस्टमर एक्विजिशन की वजह से इसको फायदे का सौदा समझकर इन्वेस्ट करने लगे। धोखाधड़ी वाले लेन देन और नकली खातों की वजह से कंपनी के स्टॉक्स में मात्र 18 महीनों में 639% की वृद्धि हुई, जो कि इन्वेस्टर को लुभाने के लिए काफ़ी था। और कंपनी ने कभी अपने यूजर्स की सही संख्या के बारे में नहीं बताया। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि कंपनी के ही एक फॉर्मर एम्प्लॉय के अनुमान के अनुसार इस कंपनी में 40 से लेकर 70% तक खाते नकली हैं। मतलब एक ही पर्सन से जुड़े हुए दर्जनों या सैकड़ों खाते हो सकते हैं। यहाँ मुद्दा इस बात का है कि कंपनी ने गलत लोगों के लिए पहचान, धोखाधड़ी और अन्य घोटालों के लिए बड़े पैमाने पर खाता बनाना आसान बना दिया। आरोप तो ये भी है कि जब यूजर्स गलत कामों में लिप्त पाए गए तो कंपनी ने यूजर्स को ब्लॉक किए बिना उनके खातों को ही ब्लॉक कर दिया। इससे होता यह था कि यूजर्स आसानी से नया अकाउंट खोल सकता था। और आपको बता दें कि कैश ऐप पर अकाउंट्स खोलने के लिए केवल फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी या फिर कोई नया डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे यूजर्स अपनी पहचान आसानी से छुपा सकते थे। और तो और इस एप्लीकेशन पर एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के नाम से दर्जनों अकाउंट हैं। कंपनी पर अगला बड़ा आरोप ये है कि इसने बैंक की रेगुलेशंस को नज़रअंदाज करते हुए प्रॉफिट कमाया। यूएस कांग्रेस ने 2010 में कानून पास किया
कि जिस बैंक के पास $10 बिलियन से ज़्यादा की नेटवर्थ है, उनके द्वारा इंटरचेंज फीस को एक मैक्सिमम लिमिट तक कैप किया गया। मतलब ऐसे बैंक जिनके पास $10 बिलियन से ज़्यादा की संपत्ति है, वो अपने कस्टमर से एक लिमिट से ज़्यादा इंटरचेंज फीस नहीं वसूल सकते। इंटरचेंज फीस को ऐसे समझते हैं, जब कोई व्यापारी अपने कस्टमर से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेता है तो बैंक उस व्यापारी से कुछ फीस चार्ज करता है, उसे ही इंटरचेंज फीस कहते हैं। ब्रोकिंग की नेटवर्थ 31 बिलियन से भी ज़्यादा होने के बावजूद एक छोटे बैंक सटन बैंक के माध्यम से पेमेंट को डाइवर्ट करके इस नियम को तोड़ते हुए मुनाफा कमाया, जो सीधा सीधा नियमों की अनदेखी थी। इसके अलावा कंपनी के फाउंडर्स जैक डॉर्सी और जेम्स मैकलवे ने $1 बिलियन के स्टॉक कोविड के दौरान सेल कर दिए और कंपनी के दूसरे ऑफिसर्स ने भी अपने लाखों डॉलर्स के शेयर्स सेल कर दिए, वो भी बिना किसी की परवाह किए हुए, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया। अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम पार्ट में, जहां सवाल ये उठता है कि अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री में इस तरह की चीज़ें होना कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर होना शो करती हैं और क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा देती हुई दिखाई देती हैं। इस रिपोर्ट से हमारी गवर्नमेंट को यहाँ के बैंकिंग व्यवस्था को लेकर सचेत रहना चाहिए। यहाँ भी इस तरह के काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जो माइक्रो फाइनेंस के नाम पर लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।